टारगेट सल्यूट गाइस, क्या हाल चाल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और जैसा कि हमारा स्टाइल है एकदम फटाफट सिंपल वे में आपको समझा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर की शुरुआत में उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है अबाउट एन इमेजिनरी विलेज कॉल्ड पालमपुर। ठीक है, तो इस स्टोरी के बेसिस से हम भी समझना स्टार्ट करते हैं। पालमपुर एक छोटा सा विलेज है जो काफी वेल कनेक्टेड है। उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं। उसके पास सबसे बड़ा विलेज जो है वो है रायगंज। ठीक है, और वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। और एक अच्छी खासी सड़क जो है वो रायगंज को और पालमपुर को आपस में कनेक्ट करती है। उसी से थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक छोटा सा टाउन आता है शाहपुर। बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट जो हैं वो इन रोड्स पे चलते हैं, जैसे बुलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज और इवन मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सारे जो हैं इन रास्तों पे चलते हैं। मतलब अच्छी खासी सड़क है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो विलेज है इसमें 450 फैमिलीज रहती हैं और बहुत सारे घर हैं, कच्चे मकान भी हैं, पक्के मकान भी हैं और मैक्सिमम घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्यूबवेल को भी पावर करती है और बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं यहाँ पे। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी है, मतलब डेवलप्ड गांव है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट रन करती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। तो ये तो हमने समझ लिया पालमपुर के बारे में, लेकिन ये जो कहानी है वो जनरली पालमपुर की नहीं है, ये बहुत सारे गांव की कहानी है। मैक्सिमम गांव जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं और हर गांव में अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं। जैसे कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग करता है, फैक्ट्रीज होती हैं, कुछ बनाते हैं उसमें, या ट्रांसपोर्टेशन एक इंडस्ट्री है, चीजें इधर से उधर पहुंचाना, लोगों को इधर से उधर पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। फिर शॉपकीपिंग हो गई, जब आप दुकानदारी करते हो, आप कुछ ना कुछ सेल करते हो। तो इस तरह से फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं या नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो इस चैप्टर में हम ये दोनों तरह के प्रोडक्शन देखने वाले हैं, एक तो फार्मिंग और दूसरा नॉन फार्मिंग। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन करते ही क्यों है। प्रोडक्शन करने का एम जो होता है, जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि आपको, मतलब सोसाइटी को, समाज को जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जो चीजें चाहिए या जो सर्विस चाहिए हमें, उसको प्रोड्यूस करना, ये हमारा मकसद होता है। और प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, आपको 4 चीजें चाहिए बेसिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये इकोनॉमिक्स की नींव है जो अब हम समझने जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पहली रिक्वायरमेंट है लैंड, दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर, तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल और चौथी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन कैपिटल। ये चारों चीजें आप हमेशा याद रखना। आगे चल के अगर आप इकोनॉमिक्स हायर स्टडीज में भी पढ़ना चाहते हो तो सारे कॉन्सेप्ट्स इन्हीं 4 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, लैंड। वैसे सिर्फ लैंड तक ही सीमित नहीं होता है ये। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, आपको फार्म रन करना है, आपको फैक्ट्री रन करनी है, दुकान रन करनी है, कुछ भी, तो उसके लिए आपको लैंड तो चाहिए ना, वरना कहाँ पे करोगे काम। तो लैंड हो गया, पानी, फॉरेस्ट, अलग अलग चीजों की जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है उसकी हमें जरूरत पड़ती है। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर। काम कौन करेगा? सब कुछ तो आप अकेले नहीं कर सकते ना। काफी बार आप दूसरे लोग रखते हो या आप किसी और के फर्म में या शॉप में काम करते हो। तो सेकंड रिक्वायरमेंट हमेशा होती है लेबर, लोग जो काम करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में आपको ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रखी हो। अब जैसे डॉक्टरी हो गई, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं, आपको ऐसा डॉक्टर चाहिए जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी हो, जिसको मालूम हो वो कर क्या रहा है ना। वहीं कुछ दूसरी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आपको मैनुअल वर्क ज्यादा कराना हो, जहां पे आपको लोग चाहिए जो एकदम फिट हो, हेल्दी हो, जो मैनुअल काम कर सकें, ज्यादा देर तक काम कर सकें। तो जो भी लोग काम करते हैं, आप, हम, मतलब एनीवन हु इज इन द वर्कफोर्स, जो भी एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, सभी वर्कर्स हैं और सब अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोडक्शन एक्टिविटी में। पूरी इकोनॉमी जो है इस प्रोडक्शन पे ही काम करती है। तीसरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल का क्या मतलब होता है? बड़े बड़े वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है अलग अलग तरह के इनपुट्स जो आप प्रोडक्शन में डालते हो किसी भी स्टेज पे। फिजिकल कैपिटल भी 2 तरह का होता है। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, जैसे कि रॉ मटेरियल्स और पैसा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल कैपिटल हमें समझ में आ गया 2 तरह का होता है, लेकिन इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है?
जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, वो आप काफी सालों तक सेम यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप फार्मर हो, जो आपने टूल्स खरीदे फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, जनरेटर्स हो गए, टर्बाइंस हो गए, या फिर अगर आप मान लो आप इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपको कंप्यूटर चाहिए काम करने के लिए, तो आप हर दिन के लिए नया कंप्यूटर थोड़ी खरीदोगे, सेम ही कंप्यूटर आपका चलता रहेगा ना, काफी साल चलेगा। तो वही चीज हो जाती है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स वो काफी सालों तक यूज हो सकते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल, वो फिक्स रहते हैं। दूसरा कैपिटल था हमारा वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, आपको पैसा चाहिए होता है इन हैंड, जो आप यूज कर सको अपने बिजनेस में या अपने काम में, अपनी फार्मिंग में, उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये आपको डे टू डे बेसिस पे चाहिए होता है। अगर आपकी मान लो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो आपको कॉटन या जो रॉ मटेरियल है वो डेली बेसिस पे चाहिए होगा ना, ऐसा थोड़ी कि एक बार डाल दिया वो 10 साल तक सेम कॉटन काम आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल वो होता है जो आपको एवरी डे जिसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो हमने आपको बताई थी वो था ह्यूमन कैपिटल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है हम इंसानों की नॉलेज और एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट। अब आप कहोगे यार ये लेबर से कैसे डिफरेंट है? देखो, अगर मान लो आप एक फार्मर हो, ठीक है, पापा भी फार्मिंग करते थे फॉर एग्जाम्पल, या आपकी फैमिली फार्मिंग में है बहुत सालों से, तो अब आपको रियलाइज हुआ कि मार्केट में एक नया फ्रूट आया है जिसकी बहुत डिमांड है, तो आप अपने पापा से बात करते हो, क्या हम इसको भी उगा सकते हैं, हमारे पास जो सॉइल है या जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो इस फ्रूट के लिए परफेक्ट है। आप पता करते हो, आप रिसर्च करते हो कि इस फ्रूट को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसा माहौल चाहिए ग्रो करने के लिए, और वो जो आप रिसर्च करते हो, नॉलेज इकट्ठा करते हो, पढ़ाई करते हो, और उसके बाद डिस्कस करने के बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो सब करने के बाद फाइनली वो फ्रूट ग्रो करते हो, वो डिसीजन लेते हो, वो हो गया ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये फ्रूट ग्रो करने के लिए भाई मेरे को 50 लोगों की जरूरत है, मेरे को 50 वर्कर चाहिए होंगे, तो वो 50 वर्कर हो गए लेबर जो आपके इस डिसीजन में गए। लेकिन जो आपने वो जो नॉलेज इकट्ठा करी डिसीजन लेने से पहले, वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। जो आपने हिम्मत दिखाई कि मैं एक नया फ्रूट उगाने की हिम्मत करता हूँ, रिस्क लेता हूँ, वो हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो बिजनेस के लिए जो पहले आप रिसर्च करते हो, मार्केट को स्टडी करते हो, ठीक है, और पूरी उसकी नॉलेज इकट्ठा करते हो, तो वो सब हो गया ह्यूमन कैपिटल। जो रिस्क लेते हो, ऑल ऑफ दैट इज ह्यूमन कैपिटल। और फिर फाइनली आपको डिसाइड हुआ कि हाँ बिजनेस करना है और उस बिजनेस में मेरे को 10 वर्कर की जरूरत पड़ेगी पूरा बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। तो वो जो 10 वर्कर आप हायर करोगे, दैट इज लेबर। लेबर, लैंड और कैपिटल वो चीजें हैं जो बिजनेस में या काम में, प्रोडक्शन में जाती हैं। और ह्यूमन कैपिटल वो है जो डिसाइड करता है कि लेबर, लैंड और कैपिटल को अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कैसे यूज करना है, चाहे वो फार्मिंग एक्टिविटीज हो चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो। तो आप समझ गए ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट होता है। अल्टीमेटली ये हम ह्यूमंस की इंटेलिजेंस ही है जो लैंड, लेबर और कैपिटल को सही दिशा में डाल के कुछ प्रोडक्शन कर पाती है। तो ये जो चारों चीजें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों को कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों फैक्टर्स आपको चाहिए किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो चाहे नॉन फार्मिंग हो। देखो, मैं ऑलरेडी आपको इस तरह से पढ़ा दे रही हूँ कि आपको चैप्टर अभी ही याद हो जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो। तो अब ये सब तो हमने समझ लिया। अब वापस आते हैं पालमपुर वाले एग्जाम्पल पे। पालमपुर में जैसे कि मैक्सिमम गांव में होता है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, क्योंकि मैक्सिमम गांव में ऐसा ही होता है। तो 75% लोग जो हैं वो फार्मिंग करके अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। या तो वो हो सकता है खुद फार्मर हो जिनका अपना फार्म हो, अपना लैंड हो, या वो फार्म लेबरर्स हो सकते हैं जो दूसरों के फार्म में काम करते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि या तो पालमपुर के या किसी भी विलेज के मैक्सिमम लोगों का जो भला होता है वो फार्मिंग से होता है, तो उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है फार्मिंग पे। तो अगर हम फार्म प्रोडक्शन रेज कर दें तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर फार्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फार्म प्रोडक्शन रेज करने में एक बहुत ही बेसिक सिंपल सा कंस्ट्रेंट है। जो भी लैंड हम कल्टीवेट कर सकते हैं वो फिक्स्ड है। अर्थ का सर्कमफ्रेंस तो फिक्स्ड है ना, और एक विलेज में जितना लैंड है वो भी फिक्स्ड है। ये डेली चेंज थोड़ी होता है। तो 1960 से, अगर हम पालमपुर का एग्जाम्पल लें, तो 1960 से जो भी लैंड कल्टीवेशन के अंडर में है उसमें कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जितना लैंड 1960 में कल्टीवेशन में था
उतना ही आज भी है, उतने पे ही आज भी एग्रीकल्चर हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, पहले जो वेस्टलैंड था जिसपे पहले एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, अब उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई अब हम इस पे भी खेती करेंगे। लेकिन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नया लैंड पैदा थोड़ी कर सकते हो। तो लैंड फिक्स्ड है, उसको कहीं से बढ़ाने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन फिर किया क्या जाए? क्या कोई तरीका है कि उसी सेम लैंड पे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें? ये एक तरीका हो सकता है। जनरली होता क्या है, पालमपुर का जो एग्जाम्पल लिया गया है, दिस इज सिमिलर टू अ विलेज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में जो विलेजेस हैं वेस्ट यूपी में, उसके जो विलेजेस हैं वो सिमिलर हैं टू द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑफ पालमपुर। तो सारे विलेजेस में जनरली क्या होता है, आप सारा लैंड कल्टीवेशन में जितना हो सकता है आप यूज करते हो, कोई भी लैंड को वेस्ट नहीं किया जाता है। और फार्मर्स क्या करते हैं, वो स्मार्टनेस करते हैं। रेनी सीजन जिसको खारिफ कहा जाता है, उसमें फार्मर्स यूपी में जवार और बाजरा उगाते हैं। ये प्लांट्स जो हैं ये कैटल को खिलाने के भी काम आता है। फिर इसके बाद, इसको उगाने के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक वो पोटैटोज उगाते हैं। जो विंटर सीजन होता है जिसको राबी भी कहते हैं, उसमें फिर गेहूं को सो कर दिया जाता है जिससे गेहूं उग सके। और जब गेहूं तैयार हो जाता है तो फार्मर्स उसमें से थोड़ा हिस्सा रख लेते हैं अपने और अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए, और जितना भी बचता है वो सेल कर देते हैं। तो अगर हम पालमपुर का एग्जाम्पल लें तो वो इसको सेल करने के लिए कहाँ जाएंगे, रायगंज जाएंगे, क्योंकि दैट इज द क्लोजेस्ट लाइक बिग विलेज जो पालमपुर के पास है। तो वहां पे ऑब्वियसली इनको ज्यादा ग्राहक मिलेंगे, ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। थोड़ा सा हिस्सा फार्मर्स क्या करते हैं पालमपुर में, वो थोड़ा सा हिस्सा डेडिकेट कर देते हैं शुगर केन को उगाने के लिए, जो हर साल हार्वेस्ट होता है, साल में एक बार। शुगर केन से क्या करते हैं, उसके रॉ फॉर्म से गुड़ बनाते हैं, जैगरी बनाते हैं और उसको शाहपुर में सेल कर देते हैं। तो आपने देखा एक ही बार में वो 3 चीजें उगा रहे हैं, पोटेटोज भी उगा रहे हैं, गेहूं भी उगा रहे हैं और शुगर केन भी उगा रहे हैं। और जो आइडल टाइम है उसमें वो जवार और बाजरा भी उगा ले रहे हैं। और ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं, पूरे साल में इतने सारे क्रॉप्स वो इसलिए उगा पा रहे हैं क्योंकि देयर इज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेती में पानी की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, वैसे तो हम सबकी लाइफ में पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें पानी को सेव भी करना चाहिए। यही मौका ले लेती हूँ मैं आपको ये याद दिलाने का कि प्लीज पानी को वेस्ट मत करा करिए। पानी बहुत बहुत क्रूशियल है। कितने लोग हैं जिनको अच्छा साफ पानी नहीं मिलता है, सो प्लीज नेवर वेस्ट वाटर। लेकिन अब उसी से वापस आते हैं पालमपुर में। अगर एक अच्छा डेवलप्ड सिस्टम हो इरिगेशन का, तो फार्मर्स जो है वो पूरे साल अच्छी खेती कर सकते हैं क्योंकि पानी की कमी नहीं होती है और उनको बारिश पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। इरिगेशन रन करने के लिए अब आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने स्टैब्लिश कर दिया था पहले ही कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी है, अच्छी खासी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पालमपुर में इरिगेशन अच्छा हो सकता है। ट्यूबवेल चलाने के लिए, इरिगेशन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज करने से पहले फार्मर्स क्या यूज करते थे, पर्शियन व्हील्स यूज करते थे। पर्शियन व्हील से आप कुएं से पानी निकाल सकते हो और छोटी फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हो। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। लेकिन जब वही ट्यूबवेल्स को या वही वेल्स को आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज करने लग जाते हो तो आप ज्यादा बड़े एरिया को इरिगेट कर सकते हो। तो पालमपुर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पहले ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए और फिर जब लोगों को समझ में आने लग गया कि अरे वाह, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स जो हैं वो ज्यादा बड़े एरिया को ज्यादा अच्छे से उसकी सिंचाई कर सकते हैं, तो लोगों ने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ, अराउंड 1970s आते आते जो पूरा 200 हेक्टेयर का एरिया था जो कल्टीवेशन के अंडर में था, जिसपे क्रॉप्स उगाए जाते थे, वो पूरा इरिगेट होने लग गया। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आज भी पालमपुर तो अच्छा विलेज है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे इतना अच्छा लेवल ऑफ इरिगेशन नहीं है। जहाँ पे भी रिवर्स नेचुरली जाती हैं वहां पे जनरली इरिगेशन अच्छा होता है, या फिर जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, जो कोस्ट के पास है, वहां पे इरिगेशन अच्छा होता है। लेकिन जो प्लेटो रीजन है, जैसे कि जो हमारा डेक्कन प्लेटो वाला रीजन है, वहां पे अभी भी इरिगेशन लेवल्स कम है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया का जितना भी पूरा कल्टिवेटेड एरिया है जहां पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसका अभी भी 40% से कम एरिया प्रॉपरली इरिगेटेड है। बाकी जो एरिया है जहां पे इरिगेशन इतना डेवलप नहीं है, वो अभी भी रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। तो बारिश अगर सही टाइम पे हुई और अच्छी हुई तो क्रॉप्स अच्छे होंगे, लेकिन बारिश अगर सही टाइम पे नहीं हुई या कम हुई, ज्यादा हुई, तो उससे क्रॉप्स खराब हो सकते हैं। तो जब आप एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाते हो, एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हो एक साल में, तो उसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में और भी बहुत सारी फार्मिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में बात करेंगे अगले पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अपना प्यार बनाए रखिए
और इंतजार करिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।